नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ नगमा। आज पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर हैं, जहां पर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं और दोनों के बीच बातचीत मुमकिन है। इस बातचीत से ये तय हुआ कि ईरान और अमेरिका में ये लड़ाई रुकेगी या नहीं। लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान ने पहले इस बातचीत में आने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में ईरान बातचीत के लिए मान गया है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है और कुछ ही देर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। लेबनान में तनाव और बारूदी हमलों के बीच पाकिस्तान में हो रही ये वार्ता सफल होगी या फिर फेल, इस पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं और इसी पर टिका है कि आगे किस तरह से युद्ध बढ़ेगा। इसी बड़ी खबर पर दिन भर हमारी कवरेज रहेगी और हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले दिखाते हैं आपको बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। अमेरिकी डेलीगेशन की वो अगुवाई कर रहे हैं और इस डेलीगेशन में जैड कुशनर भी हैं। इस्लामाबाद में आज ईरान अमेरिका में बातचीत होने वाली है। स्थायी सीज़फायर को लेकर ये बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से और लगातार तमाम डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। राजीव, इस वक्त जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी जो बात वो यही है कि क्या इन दोनों मुल्कों के बीच आज बातचीत मुमकिन है, क्योंकि ये देखिए कि इस बातचीत के पहले भी ट्रंप की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं कि हॉर्मुज़ खुलना ही पड़ेगा, नहीं खुलेगा तो लड़ाई फिर शुरू होगी। ईरान जो है वो सिर्फ जिंदा है इस बातचीत के लिए। तो इस तरह के बयान प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। इस बीच उनके वाइस प्रेसिडेंट एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद। राजीव, और क्या इसमें अहम बातें हैं, किस तरह की चीजें एट स्टेक हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि आगे ये युद्ध कहां जाएगा। बिल्कुल, जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बातचीत को आप सफल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत का कुछ कंक्रीट नतीजा निकले, तो पहले इजराइल को चाहिए कि ये लेबनान पर हमले बंद कर दे और ईरान की जो दुनिया भर में जो संपत्ति जब्त की गई प्रतिबंध के बाद उस पैसे को रिलीज किया जाए। ये रकम करीब करीब 120 बिलियन डॉलर होती है। वही अमेरिका का ये कहना है कि जो ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, यानी वहाँ के जहाजों की शिपिंग जो है आवाजाही सुनिश्चित किया जाए और कोई टोल टैक्स नहीं वसूले। अमेरिका यह भी कह रहा है कि ईरान को जो है जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ईरान का यह कहना है कि यह हमारा अधिकार है। तो कुछ मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कौन पक्ष जो है झुकता है या कुछ बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन दुनिया भर की निगाहें हैं कि बातचीत सफल हो ताकि जो तेल संकट है उस पर कमतर किया जा सके, उससे लोगों को राहत मिले। जी राजीव, धन्यवाद। आपके पास लौट कर आएंगे तमाम अपडेट्स के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं। प्रभुदयाल, पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल संजय मैस्टन, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर नदीम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेजर नदीम, सबसे पहले वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है? एक डेलीगेशन पहुंचने वाला है अमेरिकी, ईरानियंस पहुंच चुके हैं। इस बातचीत पर बहुत बड़े सवाल या निशान भी हैं। उम्मीदें इससे किस तरह की हैं और इस वक्त क्या पाकिस्तान में चल रहा है? कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये बहुत सेंसिटिव जो है वो मीडिएशन टॉक्स यहाँ होने जा रही हैं और जेडी वैंस अभी रास्ते में है, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इराक़ची साहब और खालिबाफ साहब भी लोग पहुँच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेकुलेशंस थी कि शायद पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट और इंशाल्लाह ताला ये आज शुरू हो जाएगा। कल ट्रंप साहब ने भी कहा कि क्या है मेजर नदीम, ये पूरा प्रोग्राम क्या है? दोनों डेलीगेशन आएगी, पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, ईरानियन डेलीगेशन की, फिर अमेरिकी डेलीगेशन की, फिर दोनों के बीच बातचीत होगी। तो ये क्या होगा फ्लो ऑफ इवेंट्स जो है? देखिए, प्लान जो है अब वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली होता है कि नहीं, लेकिन जो प्लान है वो ये है कि पहले दोनों जो वफूद हैं डेलीगेशन से, वो पहले पाकिस्तान के साथ हमारे जो मीडिएटर्स हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ वो शेयर करेंगे अपनी जो भी इस वक्त जो आज की जो उनकी लेटेस्ट डिमांड्स हैं, प्रपोजल्स हैं, और उसके बाद फिर वो जो है हम आपस में दोनों पार्टीज को शेयर करेंगे। लेकिन हमारा प्लान ये है कि ये दो जो एज पर प्लान अगर जाता है, तो आपने अगर पूछा तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि हाउ इट विल अनफोल्ड, तो उसके बाद ये पार्टीज जो है ये बैठेंगी आमने सामने एंड दे विल नेगोशिएट देमसेल्फ।
इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हमें इसमें इत्मीनान इसलिए है कि देखिए इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो 75 to 80% जो प्रपोजल्स हैं, डिमांड्स हैं या जो इर्क्स हैं, वो ऑलरेडी बीन रिजॉल्व, ऑलरेडी बीन एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग दी ओमान टॉक्स। वहां पर ऑलमोस्ट आपने देखा कि ओमान ने ऐलान किया था कि जी तकरीबन टॉक्स जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी निटी गिटी थी, जो डिस्कशन थी कि क्या गिव एंड टेक है, वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अब डेफिनेटली इसमें कुछ एडिशंस हैं, वो एडिशंस पे आप देखेंगे कि आज डिस्कशन होगा। कल ट्रम्प साहब ने भी एक बयान दिया था कि 24 घंटे में रिजल्ट विल भी आपके सामने होगा। 24 घंटे। ट्रम्प साहब ये जो टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी। सही बात आपने कहा कि 70-80% चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ओमान टॉक्स के दौरान बात हुई थी, लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जहां पे किसी भी तरह से बातचीत के टूटने का खदशा जो है वो बना हुआ है। और वो इसलिए है कि अभी व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी बयान आ रहा है संजय मेस्टन के अगर ये बातचीत नाकाम होती है लड़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुलवाएंगे ईरान के साथ या ईरान के बिना, और ईरान का वजूद जो है वो सिर्फ इस बातचीत के लिए है। तो एक तरफ वार्ता है और दूसरी तरफ धमकियां हैं इस बातचीत से, इसलिए इस पर सवालिया निशान है कि ये बातचीत बड़ी नाजुक सी है कि कब टूट जाए। देखिए ये तो अभी बातचीत चल रही है। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी। हाँ, ये जो बातचीत चल रही है अभी इस्लामाबाद में, तो मैं बोलूँगा एक बिगनिंग हुई है, लेकिन ये बिगनिंग कहाँ तक जाएगी वो मेरे को अभी लग रहा है। मेरी एनालिसिस ये है, सारे ग्राउंड के हालात देखते हुए आज की तारीख में पलड़ा ईरान का भारी है। मैं ये नहीं बोलूँगा ईरान जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन मिलिट्री में जो ग्राउंड बेस्ड सिचुएशन है वो ईरान की थोड़ी भारी दिखती हुई है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा उसका डोमिनेशन कंट्रोल है और डिस्टर्ब किया हुआ है, और वो पूरी दुनिया को भी इफेक्ट कर रहा है। अमेरिका इसराइल के साथ साथ सबको इफेक्ट कर रहा है। दूसरा जो उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हुतीज हो, वो भी अभी अपना काम जारी रख रखे हैं और वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और ईरान की लीडरशिप ध्वस्त होने के बावजूद ईरान का एक सिलसिला चल रहा है, मतलब जो इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त नहीं हुआ है। जो भी वो टारगेट्स चाहते हैं गल्फ कंट्रीज में वो कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड सिचुएशन आज ईरान के पलड़े में थोड़ा भारी दिख रहा है। जहां तक ये ओमान की टॉक्स हुई हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ओमान की टॉक्स में काफी चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन ये लड़ाई के बाद अब नई चीजें आ गई हैं, बहुत नई चीजें आ गई हैं। जैसे इजराइल हिजबुल्लाह का क्लैश, वो एक बहुत बड़ी इश्यू बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल, वो एक और बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो अभी बहुत नए मुद्दे आ गए हैं, और जो दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से और शामिल इजराइल, सबके बड़े हार्डन स्टांस आ रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद बहुत कम लगती है कि कोई इस टॉक्स के बाद कुछ मध्यस्थता या कुछ डिसीजन होंगे। यस, ये बैठेंगे जरूर। पहले तो इनडायरेक्ट टॉक्स होंगे। अच्छी बात ये है कि एक शुरुआत तो हुई है, और ये जो डेलीगेशन आ रहा है प्रभुदयाल साहब, उसमें जेडी वांस हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, विटकॉफ हैं और जेड कुशनर हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं उनके दामाद हैं। और यहाँ पर अब ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक कोलैबोरेशन की कोशिश है। एक उम्मीद बनी हुई है कि बातचीत होगी, लेकिन जैसा संजय मेस्टन कह रहे थे कि ऐसी कई बातें जैसे देखना होगा कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा क्या, और अमेरिका क्या ईरान की शर्तें मानेगा। ईरान की शर्तें, ईरान का डेलीगेशन जो आया है वो उन स्कूली बच्चों की तस्वीर लेकर आया है जो मिनाब में इस तरह की बॉम्बिंग, जिसे वॉर क्राइम कहा जा रहा है, उसमें मारे गए, उनकी वो तस्वीरें, उनके स्कूल बैग लेकर आया है। तो एक परसेप्शन और नैरेटिव का जो युद्ध है दुनिया में, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वक्त ईरान के पास है। नगमा जी, अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बहुत उम्मीद जागी हुई है, ये जो मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, इसको लेकर। देखिए, जो भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टेंशन्स हो, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं पूरी तरह से पाकिस्तान को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि वो किसी तरह से भी कोशिश करके अगर ये लड़ाई बंद करा सकता है तो ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, संजय मेस्टन साहब ने बताया कि कितनी मुश्किलात है, ये काम आसान नहीं है। अमेरिका और ईरान के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जहां ईरान के अलावा और अमेरिका के अलावा इजराइल भी एक फैक्टर है, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पीस एग्रीमेंट आसान नहीं है।
देखिए ईरान यहाँ बार पर बार ये कह रहा इजराइल है, की, प्रभुदयाल साहब, इजराइल की यहाँ पर अभी क्या पोजीशन और क्या सिचुएशन है? ईरान कुछ अपने को निग्लेक्टेड और अलग थलग भी महसूस कर रहा है कि इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन एक मेन फैक्टर तो इस युद्ध में इजराइल ही रहा और बेंजामिन नेतन्याहू रहे। अभी वहां पर उनके लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ वो उलझे हुए हैं। इजराइल क्या कीन है कि लड़ाई रुके? शायद एक बात ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते नहीं है कि ये लड़ाई रुके, और ऐसे में इजराइल की अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है इस पूरे नेगोशिएशन में? देखिए इजराइल जो है वो फेवर में नहीं है इस तरह की बातचीत और कोई जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए इसके बारे में। इजराइल जो है वो चाहता है कि पूरी तरह से वो हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, और इसीलिए ईरान ने बार बार ये कहा है कि ये पीस टॉक्स में जो सीज फायर की बात है उसमें लेबनान भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ईरान को कभी मंजूरी नहीं हो सकता कि ये जो सीज फायर उसके और अमेरिका के बीच में, उसके और इजराइल के बीच में हो जाए और हिजबुल्लाह को मार पड़ती रहे, क्योंकि इजराइल तो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को खत्म कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी अड़चन है, इससे किस तरह निपटा जाए ये देखना होगा। लेकिन जैसा मिस्टर संजय मेस्टर ने, जैन साहब ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में जो फासले हैं बहुत ज्यादा हैं। लिबनान के मुद्दे के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कह रहा है फौरन खोलो, और ईरान जो है वो अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। वो इसके अलावा भी यूरेनियम जिक्र हो रहा एनरिचमेंट को था, लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका कहता है कि यूरेनियम के एनरिचमेंट ना करे ईरान और परमाणु हथियार ना बनाए ईरान, और पहले जिस तरह की बातें अमेरिका ने की कि यहाँ पर परमाणु हथियार तैयार हैं, वो बाद में इंस्पेक्शन में जाहिर पता चला कि ये गलत दावे थे, जिसके बिना पर उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत कर दी। और अमेरिका के इस तरह के दावे इराक में पहले भी गलत साबित हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो शर्तें हैं यूरेनियम संवर्धन की, एनरिचमेंट की, उसको ईरान क्या मान लेगा? क्योंकि जिस तरह के हालात आज नजर आए हैं और जो युद्ध था, जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, वैसे में क्या ईरान के लिए ये मुमकिन होगा किस तरह की शर्तों को वो मान ले सीज फायर के लिए? देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, मेरे को लगता है वो ईरान शायद उसमें मतलब मैं मान सकता है ये शर्तें। कारण ये है क्योंकि ये ओमान के टॉक्स के दौरान भी ये बातचीत चल रही थी और उसमें भी पॉजिटिव आउटकम हो रहा था, और सुप्रीम लीडर जो खोमेनी ने पहले बोला था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, वो हम वादा करते हैं। तो मेरे को लगता है वो तो इतना एक बड़ा मसला नहीं बनेगा, वो उसके ऊपर शायद बातचीत होगी। और ये जो 450 केजी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, शायद ये मैं आपको संजय, मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान से एक और पत्रकार जुड़ गए हैं इस वक्त, मुमान, और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की इस वक्त वहाँ पर हलचल है, क्या हो रहा है दोनों डेलीगेशंस को लेकर, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं वो क्या हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी। ईरानियन डेलीगेशन जो है वो रात ये पहुंच आया था, क्योंकि एक ट्वीट की गई और फिर डिलीट की गई। ईरान चाह रहा था कि पहले सीज फायर हो और पहले जो है लेबनान के अंदर सीज फायर हो और उनके एसेट्स अनफ्रीज करे। ये दो कंडीशन सेट करना चाह रहा था ईरान पाकिस्तान आने से पहले, लेकिन ईरानियन डेलीगेशन समाओ उसे मना लिया गया और ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। दूसरी जानब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी अब तक लैंड करने वाले हैं नूर खान एयरबेस रावल। वो अमेरिका से आ रहे हैं, उनका जो है स्टॉप, और वहां से वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो आज का जो डे है इस्लामाबाद बड़ा एपनिंग के हवाले से काफी आम डे है, जहां आज काफी ज्यादा जो है मुख्तलिफ जो है बायलैटरल लेवल पर बातचीत होगी और पाकिस्तान भी जो है ना टॉक्स में जो है काफी ज्यादा ऐसा लेगा। जी, आपके पास दोबारा आएंगे, और वैसे आपका बैंडविड्थ जो है वो सही नहीं मिल रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही, कोशिश दोबारा करेंगे बातचीत की। मेजर नदीम रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रावलपिंडी में लैंड करने वाले हैं जेडी वांस, जैसा कि अभी भी वहाँ पे से जुड़े पत्रकार ने बताया। पाकिस्तान का रोल इसमें आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए अपने आप में जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली
किस तरह का रोल अदा करने का मौका है? एक मीडिएशन जिसमें बहुत कुछ टिका है, क्या ये मीडिएशन कामयाब होगी, ये बातचीत होगी, कोई डील होगी या सर्वनाश की ओर फिर बढ़ेगी चीजें? देखिए, बिफोर द स्टार्ट ऑफ वॉर हमारे ऊपर काफी ज्यादा जो है वो थ्रेट्स थी कि अगर कल को ये इजराइल जो है पाकिस्तान की ईरान जो है सरेंडर कर जाता है अमेरिका और के, तो इजराइल हमारी बॉर्डर्स के ऊपर बैठा होगा और हम सैंडविच बन सकते हैं। ऑलरेडी तालिबान के साथ भी हमारे मामला ऐसे चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की, जिसकी वजह से आज आप देखें कि पाकिस्तान का रोल इस पूरे रीजन के अंदर एक पिवटल और बहुत रीजनल पीस मेकर के तौर पर उभरा है और हमने ये मैनेज कर लिया समहाउ दी अदर। अब आप उससे कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात थे जो हमने मैनेज किए और वही ताल्लुकात ईरान जो है मैनेज नहीं कर सका, हालांकि हमारा उनका स्टेटस तकरीबन सेम, वी आर न्यूक्लियर पावर और वो देवर अबाउट टू। एनी हाउ इस वक्त पाकिस्तान पिवटल रोल और ग्लोबल स्टेज के ऊपर है और ये पूरे हमारे रीजन के लिए अच्छा है। जैसे हमारे सर ने कहा, दियाल साहब ने, कि ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है और इस रीजन के अंदर पीस आएगा। आप देखिए कि ये सारा रीजन डिस्टर्ब हो गया था एंड आवर इकोनॉमीज कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये अगर थोड़े दिन और चलता तो ये पेट्रोल और फ्यूल ये डबल हो जाना था और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। फिर आगे आप देखिए कि रेड सी के अंदर भी मसाइल आना शुरू हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो भी इसने एफर्ट की, वी वर नॉट श्योर बट समहाउ दी अदर देखिए ये चीजें अभी मैनेज हो गई। अभी सर ने जैसे कहा, जनरल साहब ने भी, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम्बरसम टास्क है, स्टिल मैनी थिंग्स जो है बड़े चैलेंजेस हैं अभी आगे भी, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की, चाइना भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, चाइना ऑन बोर्ड है, तुर्की जो इस्लामी मुल्क हैं जो ईरान को बना सकते हैं वो भी ऑन बोर्ड है, सऊदी अरब ऑन बोर्ड है, इजिप्ट ऑन बोर्ड है। तो हमने वो सारी तरफ से जो है दोनों पार्टीज को समझ ले एक तरह से जो है उनको जो इस कंपेल किया कि दे टेबल के ऊपर आ जाए। दोनों एग्जॉस्टेड भी थे जंग की वजह से, लेकिन अभी भी एक कामयाब डिप्लोमेसी यहाँ पर की और बातचीत की और एक बड़ी कामयाबी ये रही कि कम से कम ये इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं। इस टॉक में जो लोग आ रहे हैं वो बातचीत कितनी करेंगे, डील होगी नहीं होगी, कितनी स्थायी या स्टेबल होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नुमान हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। पाकिस्तान में आप बता रहे थे कि रावलपिंडी में जेडी वांस लैंड कर रहे हैं, शायद आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी उस वक्त, तो आप जो अभी वहाँ पर खबरों के लिहाज से जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, जो अपडेट्स हैं, वो बताएं एक बार। जी बिल्कुल, जो लोअर लेवल के वफूद थे वो कल इस्लामाबाद पहुंच आए थे, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। मीडिया को डिटेल्स नहीं दी जा रही, काफी ज्यादा जो है मख्फी रखी जा रही हैं चीजें, लेकिन जो लोअर लेवल के जो मुज़ाकरात थे वो ऑलरेडी चल रहे हैं दोनों साइड्स के दरमियान, जबकि आज हाई लेवल मुज़ाकरात होने हैं और उसके बाद जो तीसरे लेवल पे जेडी वेंस शामिल होंगे और उम्मीद ये की जा रही है, जैसे रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि जेडी वेंस का शामिल होना इस बात को बहुत ज्यादा तक़वियत दे रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इस हवाले से दोनों साइड्स के दरमियान बैक चैनल भी बातचीत चल रही थी। वैसे भी जो हमारे ज़राए वो बता रहे थे कि अमेरिका इससे पहले भी ईरान से जब इंगेज हुआ है, पाकिस्तान, कतर और नॉर्वे के जरिए हुआ है और इस पूरे प्रोसेस में जो है जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पाकिस्तान कन्वे करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने साथ जो है अरब ममालिक, चाइना और दूसरे टर्की और दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी एतमाद में लिया है। तो आज तो पाकिस्तान ने चाइना और टर्की को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया है और जी, क्योंकि इससे पहले एक हंगामी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो टर्की में होनी थी, इस्तांबुल टर्की में होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात के बाद उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स आए। टॉक्स हो रही हैं, जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी, आपने कहा प्रिलिमिनरी लेवल की जो डिस्कशंस हैं, अलग अलग जाहिर एक डेलीगेशन आया है और उसमें अलग अलग लोग आए हैं, तो कई बातचीत कई राउंड्स की चल रही हैं और हाई लेवल बातचीत होनी है। ये जो हाई लेवल बातचीत होनी है वो ईरान के डेलीगेशन में जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उधर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, जेडी वांस, उनके साथ उनके डेलीगेशन में जेड कुशनर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा पावरफुल डेलीगेशन है। ये जो टॉक्स होनी है उसका क्या वक्त लगभग तय है और वो इस्लामाबाद में कहाँ पे ये बातचीत होनी है जो हाई लेवल बातचीत है?
जी, इस हवाले से जो है वक्त कोई मुकर्रर नहीं किया गया, सिर्फ दिन बताया गया है सैटरडे का रोज आज जो ये टॉक्स होंगी। ये जो वेन्यू है इस्लामाबाद सरीना होटल और इसके साथ जिला कन्वेंशन सेंटर और दूसरा जो है और भी अल्टरनेट वेन्यू तैयार किए गए हैं, लेकिन जो है टाइमिंग आपको नहीं बताई गई, क्योंकि कल भी जब बात चल रही थी, लोअर लेवल के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो खबरें आना शुरू हो गई थी कि ईरानियन डेलीगेशन शायद नहीं आ रहा। इस वजह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसे छुपाया जा रहा है। जो भी हमें खबरें मिल रही हैं वो जराए सही मिल रही हैं, लेकिन जैसा कि ईरानियन डेलीगेशन पहुंचे हैं तो फिर सीरियसनेस का अंदाजा हम कर सकते हैं कि जो लोअर लेवल के मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं और अब जो टॉप लेवल की जो क़यादत है वो मिलेगी, बैठेगी और जो है हल करेगी। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, तो इजराइल पर भी काफी तनकीद हो रही है पाकिस्तान से। जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिम ने ट्वीट की और वो ट्वीट को फिर बाद में डिलीट कर दिया गया। इजराइल ने भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात शो किए, लेकिन ये डिमांड किया जा रहा है कि जो सीज फायर हो ये ब्रॉडर लेवल पे हो, सिर्फ ईरान के अंदर नहीं होना चाहिए, लेबनान के अंदर होना चाहिए। और ईरानियन डेलीगेशन की स्ट्रेंथ से, फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेंथ से भी ये अंदाजा किया जा सकता है कि सीरियस एफर्ट की जा रही है परमानेंट सीज फायर इंश्योर करने के लिए। जी शुक्रिया आपका। आपके पास वापस लौटेंगे हम ताज़ा खबरें जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। जैसा आपने बताया कि कई वेन्यूज़ तय किए गए हैं, होटल्स और दूसरी जगह जहां पर ये बातचीत हो सकती है, लेकिन वो वक्त तय नहीं है कब बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ वापस जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी बात, जैसे कि अभी बताया पाकिस्तान से जुड़े हमारे सहयोगी पत्रकार ने, प्रभु दयाल साहब के जो यहाँ पर जेडी वांस आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ी उम्मीद है कि शायद बातचीत हो सकती है। तो आप ये ज़रा समझाएंगे कि जेडी वांस का आना जाहिर है कि इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं ये, अब तक इस युद्ध में उनका रोल पीछे रहा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि वो थोड़ा नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं और उसको वो फेवर करते हैं, वो इस युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। लेकिन यही सब उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट भी बनाता है कि बातचीत शायद वो बेहतर कर पाएंगे। तो जेडी वांस जो नेतृत्व कर रहे हैं इस डेलीगेशन का, उससे, उसकी बातचीत के तरीके से थोड़ी उम्मीद ज्यादा जगती है क्या? मुझसे पूछ रही हैं जी। अच्छा, देखिए, जेडी वैंस का इस बातचीत में शरीक होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप साहब का पूरा ट्रस्ट है उन पर। तो अगर ट्रंप साहब ने जेडी वैंस को भेजा है तो ये इस बात को जताता है कि वो कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस मीटिंग को। दुनिया की जो है नजरें इस पे अटकी हुई हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन देखिए जो अड़चने हैं, जो हर्डल्स हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। लेबनान का मुद्दा तो है। देखिए, ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया था, अमेरिका ने कह दिया कि हमको उनमें से कोई पॉइंट मंजूर नहीं है। लेबनान का भी जिक्र था कि ये जो सीज फायर है वो लेबनान को भी शरीक करनी चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि इजराइल इस बात पर अड़ा है कि इसको नहीं हम शामिल होने देंगे। इसके अलावा ईरान कह रहा है कि हम पे आपने इतनी बमबारी करके जो डैमेज किया है, हमको कॉम्पनसेशन दीजिए, हमको पैसे चाहिए कि हम रिपेयर करें। ट्रंप साहब ने कह दिया इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा अभी न्यूक्लियर इश्यू की बात हो रही थी कि डील बिल्कुल फाइनलाइज हो रही थी, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, लेकिन अब जो है बात बहुत पीछे चली गई, क्योंकि जो ये अटैक्स हुए हैं इससे जो न्यूक्लियर इशू पे भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। किस तरह से इस बात को डील करें ये देखना होगा। इसके अलावा देखिए, ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, प्राइमरी सैंक्शंस ईरान पे और सेकेंडरी सैंक्शंस उन कंट्रीज पे जिनसे ईरान इकोनॉमिक डीलिंग्स करता है। ईरान ने कहा ये सैंक्शंस हटाइए, अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनसे लगता है कि बड़ी अड़चने, लेकिन उम्मीद है कि अगर ये बातचीत हो और ये अड़चने हटे और किसी तरह की डील हो जाए तो दुनिया के लिए अच्छा। जी, ये जो डेलीगेशन आ रहा है एक बहुत सिंबॉलिक बात होगी ये कि वो एक अपने साथ वो तस्वीरें ला रहा है उन बच्चों की। मीनाब स्कूल में जो बमबारी की गई थी इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बच्चे जो मारे गए वहाँ पर, उनकी तस्वीरें, कुछ बच्चों की तस्वीरें लेकर आ रहा है ये डेलीगेशन और उनके स्कूल बैग्स। तो जब बातचीत होगी तो वो ये दिखाएंगे कि आपने ये किया है।
और उसके बाद बातचीत शुरू होगी, तो कहां से बातचीत शुरू होती है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान इसे भूलने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, हम एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले अमेरिका और ईरान में शर्तों की जंग छिड़ी हुई है। दोनों मुल्क अपनी अपनी बातें मनवाने के लिए अड़े हैं और इस तरह इस्लामाबाद की जमीन पर फैसले क्या हो पाते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आज होने वाली बातचीत पर आपको दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका ईरान में होगी शांति की बात। इतनी शर्तों के साथ कैसे होगी बातचीत? युद्ध विराम की बारी या जंग 2.0 की तैयारी? ट्रंप की धमकी वर्सेस ईरान की शर्तें। इस्लामाबाद में कहने को तो शांति की वार्ता होने जा रही है, लेकिन असल में वहां अमेरिका की शर्तें बनाम ईरान की शर्तें, या यूं कहें कि ट्रंप की धमकी वर्सेस ईरान की शर्तों पर चर्चा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों ने शर्तों की झड़ी लगा दी है। पहले आपको सुनाते हैं कि दोनों देश क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने ये तय किया कि संशोधित योजना बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है और इसे हमारे अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के हिसाब से बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की तय शर्तें यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत होना है, ये नहीं बदलेगी। और ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे, पूरी तरह से बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के सर्वोत्तम हित में हो, और वो और उनकी बातचीत करने वाली टीम अगले 2 हफ्तों तक इस कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ईरान ने इस्लामाबाद शांति वार्ता से ठीक पहले अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रखी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर बनी सहमति में तय किए गए 2 उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। पहला है लेबनान में युद्ध विराम और दूसरा बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की जब्त संपत्तियों की वापसी। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत पर क्या कहा वो भी सुनिए। उनकी सीधी ईरान को धमकी है। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. वेंस से पहले शुक्रवार को ही गालिबाफ और अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारी इस्लामाबाद पहुंच गए। शनिवार से शुरू होने वाली वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती और कई सांसद शामिल हैं। तो पाकिस्तान में शांति वार्ता की पूरी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या अमेरिका ईरान में कोई सहमति बनेगी? इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस है। कौन सा देश किसकी कितनी शर्तें मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कौन किसकी शर्तें मानेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जो शर्तें हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन, उसमें आपको सबसे बड़ी अड़चन क्या लगती है दोनों तरफ से अगर देखा जाए? जैसे अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुलेगा, ईरान के साथ या ईरान के बिना। ये मुमकिन है? अभी तक जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह का कब्जा, जिस तरह का वर्चस्व दिखाया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। देखिए, ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार तो मैं बोलूंगा कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा है, और उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे विश्व में हुआ है, क्योंकि 20% तो यहाँ से विश्व का ऑयल जाता है। मतलब आप इनडायरेक्टली ले लें तो 20% वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्टेड होती है। तो ये इनके ऊपर ईरान के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। और ईरान बार बार बोलता है कि वो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स हैं। चलिए, वो तो हम मानते हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसी यूएन स्लॉक में जो कन्वेंशन है उसमें ये भी है कि अगर टेरिटोरियल माइल्स, नॉटिकल माइल्स आपकी वो टेरिटरी है, तो साथ में उसी जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का हो या स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या जिब्राल्टर हो, सब स्टेट्स में बहुत क्लियर है कि आपके शिप्स
इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं। लेकिन अगर ये ईरान बोलता है कि हम वहाँ पर टोल और टैक्स लगाएंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर भी एक मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, नोइंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो कुछ हिंट ये भी दे रहे हैं कि दोनों मिलकर टैक्स लगा सकते हैं, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो हो सकता है इस प्रकार भी खुल जाए, कुछ पता नहीं है। और ये पूरे विश्व में अगर ये ऐसा भी डील हो गया तो वो बहुत बड़ा प्रभाव होगा। एक तो जो आपने बात कही उससे एक और सवाल मेरे जहन में आती प्रभु दयाल, कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर तार तार होता हुआ दिखाई दिया, किसी तरह के कोई कानून है नहीं। यूएन की इस वक्त क्या हैसियत है वो दिख रहा है। यूएन ने कहा कई चीजें, वॉर क्राइम्स की बात की, यूएन ने कहा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्पेक्शन हुए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है, दरअसल समस्या वहां पे है। जिस तरह का अमेरिका का वर्चस्व है यूनाइटेड नेशंस पे, तो जब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेट्स जो हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज हैं और वो सारी इंटरनेशनल शिपिंग अलाउड है, लेकिन इन इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ने वाला तो सबसे पहले सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का है। जब वो कानून नहीं मानता है तो फिर कोई दूसरा कानून मानेगा, ये आप कहाँ से कह देंगे? या क्या मॉरल राइट बनता है, नैतिक राइट, अधिकार बनता है अमेरिका का ये सवाल उठाने का भी? देखिए, यूएन चार्टर का और ग्लोबल ऑर्डर का तो मजाक बन के रह गया है। अमेरिका ने जो हरकतें की हैं वो क्लियरली यूएन चार्टर के खिलाफ है। क्या ये यूएन चार्टर अलाउ करता है कि विदाउट यूएन परमिशन आप किसी दूसरे देश पे हमला कर दें? जो ये किया है यूएन चार्टर का ग्रोस वायलेशन। और अमेरिका के अपने अलाइज जो नेटो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी आके ये कहा कि ये जो लड़ाई अमेरिका ने जो छेड़ी है ये यूएन चार्टर के बिल्कुल खिलाफ है, ये अनलॉफुल वॉर है। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि ट्रम्प साहब ने तो मजाक बना के रख दिया है इसका, यूएन चार्टर का। और जो ग्लोबल पावर्स है वो पूरी मनमानी कर रही। देखिए, पहले रशिया ने यूक्रेन पे इस तरह से युद्ध छेड़ा, फिर इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पे कितना नुकसान किया, नॉन स्टॉप लड़ाई की, बॉम्बिंग, ग्लोबल और अब ईरान और लेबनान पे बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दिखाएंगे, लेकिन ग्लोबल पावर्स की मनमानी एक बार फिर ये साबित कर रही है कि आज की दुनिया में माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है वही जो है अपनी बात मनवा रहा है, और एक गन बोट डिप्लोमेसी वो चल रही है हर तरफ। तो पहले एक ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे हम इस चर्चा पे। और खबर इस वक्त ये आ रही है कि हिजबुल्लाह ने हमले की तस्वीरें जारी की हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया जा रहा है इसराइल पे, अमेरिका ईरान वार्ता से पहले ये तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी कर दी हैं। इसराइल पर हिजबुल्लाह का पलटवार है। इसराइल ने भी लेबनान में कई जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है और हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। अपने मिसाइल जखीरे और ड्रोन की तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी की हैं और इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस वक्त ये वार्ता होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच में। इस्लामाबाद टॉक्स कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत उम्मीद बंधी हुई है कि ये जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और जहाँ पर भी हाई लेवल टॉक्स होनी है, उसके पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो इसका क्या मतलब बन जाता है? पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ, और मैं आपसे जानना चाहूँगी मतीन साहब के यहाँ, नदीम साहब के यहाँ पर किस तरह की सिग्नलिंग है हिजबुल्लाह की तरफ से इस शांति पीस टॉक के पहले? देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह की चीजें इस वक्त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसमें फॉल्स फ्लैग भी हो सकती हैं और स्पॉयलर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बीच में जैसे अभी बात हुई है कि इसराइल भी एक मतलब स्पॉयलर है, बल्कि मेजर स्पॉयलर है, और उसकी कोई वो सैबोटाज करना चाहता है। तो हो सकता है ये उनकी तरफ से भी ये इस तरह की जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई हो, जस्ट टू प्रिटेंड के जी। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये इस तरह की चीजें तो होंगी क्योंकि आज पूरी कोशिश होगी इसराइल की कि इसको सैबोटाज करे पाकिस्तान, और ये जो मुल्क बैठे हुए हैं इनकी कोशिश होगी कि कोई ना कोई बीच की राह निकल आए और ये रीजन के अंदर पीस प्रिवेल करे। इसराइल की तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, एनिहिलेशन, यानी कि डिस्ट्रक्शन। इन तमाम कंट्रीज को वन बाय वन वो डिस्ट्रॉय कर दी जो उसके नेबर्स में है, और वो फिर जब चाहे उनके अंदर एक्सपेंशन कर सके। इस चीज को ईरान को भी समझना चाहिए। आज जो हमारी डायलॉग्स हो रही है इसमें यही बात मैंने जैसे बताया कि 80% तय हुई हुई
जो एडिशनल्स हैं वो इंशाल्लाह अगर आज तय हो जाती हैं, उसमें प्राइमरी भी ज्यादा इतनी नहीं है। प्राइमरी ये जो लबनान वाला मसला भी है, ये वी हैव ऑलरेडी कन्वे टू ईरान, हमने ईरान को कन्वे किया हुआ है कि जी अपनी इस जो भी ये है हिजबुल्लाह, उसको अगर हम कुछ अरसे के लिए आप साइलेंट कर देंगे, और ये वहां पे ऑलरेडी क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, वो उसके ऊपर चल रही है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी वहां पे इन हो चुके हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये जल्द ही वैसे भी सीज फायर हो जाना है, इसराइल को बहुत ज्यादा इंटरवेंशन उन्होंने नहीं करने देनी। यहाँ पर शामिल हुए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूं कि उन्होंने कंडेम किया है इन इजरायली हमलों को लेबनान पे। जी मैंने बता दिया आपको, मैंने तो यहाँ तक बता दिया कि वो इसमें इन हो चुके हैं एंड दे आर अपोजिंग दिस ब्रूटल अटैक। तो लेबनान ऑलरेडी हमने यही कन्वे किया ईरान को कि देखें इस मुद्दे पर ठीक है आप चले, हमने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हमने उनको कहा कि इसके ऊपर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, इसको प्राइमरी से आप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो जाना है। इसके ऊपर अगर आपने ज्यादा, तो अभी मसला क्योंकि दोनों साइडों को कुछ जगह पर गिव एंड टेक करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे ईरान का जो है सबसे, वो ये कि जनाब एंड टू दिस, कंक्लूसिव एंड टू दिस वॉर, ठीक है, ये ब्रूटल वॉर जो भी है इसको एंड हो जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एश्योरेंस चाहिए। ईरान दूसरा की उनका प्राइमरी शर्तें क्या है मेजर नदीम? ईरान क्या चाहता है? ईरान अपनी एनरिचमेंट को नहीं रोकना चाहता। ईरान ये कह रहा है कि आप हमें कॉम्पनसेशन दें जो नुकसान किया है हमारा। तो आप लोगों की जो बातचीत पाकिस्तान की हुई है ईरान की तरफ से, उनकी कुछ शर्तें जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो क्या है? देखिए उनकी तरफ से तो जो मेजर प्राइमरी शर्तें हैं वो दो है। एक तो ये कि ये एंड ऑफ द वॉर, विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स, इसके साथ ही आप समझ लें इसका। दूसरा उनका ये है कि एश्योरेंस, ठीक है, कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई एस्केलेशन और इस तरह का कोई अटैक ईरान के ऊपर ना हो। ये दूसरी, ये भी आप समझ लें कि पहली वाली के साथ ही है, ये तीन। दूसरी जो उनकी प्राइमरी और वो शर्त है, डिमांड है, वो ये है कि लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, कि उनके ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट की जाए और उनको ओपन कंट्री के तौर पर काम करने दिया जाए। और थर्ड उनकी जो है वो आप कह लें कि प्राइमरी सेकेंडरी के मिक्स पे जहाँ पे वो उसको उन्होंने शो किया है बॉडी लैंग्वेज के, ठीक है, हम उसको जो है वो फॉरगो भी कर सकते हैं, वो है रेगुलेटेड, आप कह लें कि कंट्रोल ऑफ हॉर्मज, ठीक है, टोल टैक्स लगाना, और टोल टैक्स के थ्रू जैसे उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल किया हुआ, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स है, उन्होंने की तो है। तो मेन डिमांड उनकी ये दो है, लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन, जहां तक ये और थर्ड मैं पहले थर्ड बता दूं आपको। थर्ड ये है कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इज द रेड लाइन, ये वो हमें भी बता चुके हैं और उनको भी कन्वे हो चुका है कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, दैट इज द रेड लाइन। ये उनका चाहे जंग खत्म होती है नहीं होती है, इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। ये तो तभी होगा ना जब अमेरिका हमला, जब ये अमेरिका अश्योरेंस दे कि वो इस तरह के हमले नहीं करेगा ईरान के ऊपर। जी अमेरिका तो दे देगा, इजराइल नहीं देगा, उनको बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत है। तो फिर अगर इजराइल नहीं देता है तो फिर इस बातचीत में आगे बढ़ने की क्या गुंजाइश लगती है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही माना जाता है ना। देखिए यहाँ पे जो मेन शरायत है वो तो ये ना कि आप इसको ऐड करें वॉर को, विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स करें और लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस करें, इसलिए इसके लिए कहीं भी इजराइल की हमें जरूरत नहीं। तो अगर इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं होता है और इस वो जंग को जारी रखता है संजय मेस्टन, तो क्या ये मुमकिन होगा कि अमेरिका और ईरान तय कर दें कि हम इस लड़ाई को खत्म कर रहे हैं? अमेरिका ने मान लिया, अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है इजराइल और हर हाल में अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और ऐसे में इजराइल की तरफ से अगर जंग जारी रहती है ईरान के प्रॉक्सीज पर भी, तो क्या ये शांति वार्ता टिकेगी? देखिए शांति वार्ता तो मेरे को नहीं लगता ये टिकेगी, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल कैसे होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इजराइल का पर्सपेक्टिव लिए, वो बोलेंगे ये हमारे लिए थ्रेट है। इजराइल की जो ज्यूज की परसेंटेज है वर्ल्ड में 0.02% है, उनको सारे ये दबोचने में लगे हुए हैं, हुतीज, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशियाज। तो ये हमास, आपको पता है ये 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक हुआ था, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। वो तो उनके लिए तो सर्वाइवल वो एक बहुत बड़ा इशू है, और वहाँ पर ये सारे घिरे हुए हैं। हिजबुल्लाह क्या वो लेबनीज गवर्नमेंट का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इसको मेरे को नहीं लगता ये रिजॉल्व हो सकते हैं। इस पे तो 2-2, 3-3 साल लग जाएंगे ये डिस्कशंस पे। आपको मैं याद दिला दूं, कोरियन कॉन्फ्रंटेशन में भी 2 साल की पीस टॉक्स चलती रही थी, और वो भी आज भी पीस टॉक्स नहीं हुई है, वो कंप्लीट आर्मिस्टिस उसको बोलते हैं। और वो 2 साल के दौरान लड़ाई चलती रही थी। वो लड़ाई क्यों चल रही थी? क्योंकि अभी भी चलेगी, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चलती है क्योंकि दोनों साइड या तीनों साइड, यहाँ तो 3 साइड्स हैं, वो सब प्रेशर टैक्टिक्स बनाना चाहेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहेंगे,
और सब अपनी वो डोमिनेशन में चाहेंगे कि हमारा पलड़ा भारी हो। लेकिन आज की जो स्थिति है ऑन ग्राउंड, उसमें ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है। कारण ये है, एक तो उसके प्रॉक्सीज अभी भी बिल्कुल, जैसी रॉकेट की अभी तस्वीर भी दिखाई है, इसका मतलब इफेक्टिव है। ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दूसरा, ईरान ने ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, वो पूरे विश्व में इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बहुत दो बड़े तो ग्राउंड में दिख रहे हैं। अमेरिका का 20% तेल यहाँ से गुजरता है, जिस पर ईरान ने दिखाया है कि उसका कब्जा है और वो बना रहा, बावजूद इसके कि इजराइल और अमेरिका मिलकर हमले यहाँ पर कर रहे थे। और जो आपने बात अभी बताई है, तो प्रभुदयाल, आखिरी कमेंट आपसे कि इस वार्ता से किस तरह की उम्मीद है आपको? देखिए, जैसा दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, अभी अड़चने बहुत ज्यादा हैं और कुछ ईरानियन डिमांड्स ऐसी है जो कि अमेरिका मान ही नहीं सकता। जैसे ईरान ने कहा कि हमको आप गारंटी दीजिए कि अब दोबारा कभी हम पे अटैक नहीं होगा, ये तो उनको गारंटी मिलनी नहीं। इसके अलावा ईरान ने कहा कि अमेरिका के जो बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में वो बंद कर दिए जाए, अमेरिका यहाँ रीजन से हट जाए। अमेरिका इसको मानने को तैयार नहीं। तो अभी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। फिर भी बातचीत शुरू हो गई है या हो जाएगी जल्दी ही, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बातचीत से ही कम ये तो है कि ये दोनों प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचे हैं, ईरानियंस पहुंच गए हैं, जेडी वांस का प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच चुका होगा, शायद पहुंचने वाला था रावलपिंडी में।